नमस्कार। आज हम भारत के मछली पालन सेक्टर की कहानी में उतरेंगे। ये वो सेक्टर है जो लाखों लोगों की रोजी रोटी है और हमारे देश की अर्थव्यवस्था का एक अहम हिस्सा भी। लेकिन आज ये सेक्टर कई बड़ी चुनौतियों के बीच खड़ा है। तो चलिए साथ मिलकर समझते हैं कि ये चुनौतियां क्या हैं और इनसे निपटने के लिए क्या रास्ते अपनाए जा रहे हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा उद्योग जो अरबों डॉलर का है और समंदर किनारे बसे समुदायों के लिए उनकी जीवन रेखा है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन से खतरे हैं जो इस इतने बड़े और जरूरी उद्योग पर मंगरा रहे हैं। और ये सिर्फ कोई आर्थिक सवाल नहीं है, बल्कि ये लाखों लोगों के भविष्य से जुड़ा हुआ एक बड़ा मसला है। तो चलिए इन चुनौतियों के समंदर में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। देखिए, ये समस्याएं सिर्फ कागजी नहीं हैं, बल्कि ये वो ज़मीनी हकीकतें हैं जिनसे मछुआरे और किसान हर रोज़, हर एक दिन दो चार हो रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसे दुश्मन की जो दिखाई नहीं देता। आंध्र प्रदेश के झींगा फार्मों में EHP नाम का एक बहुत छोटा सा परजीवी, एक पैरासाइट, चुपचाप तबाही मचा रहा है। ये एक ऐसा जैविक खतरा है जो किसानों की महीनों की कड़ी मेहनत पर पानी फेंक देता है और उनकी पूरी की पूरी फसल को बर्बाद कर रहा है। अब एक दूसरी तस्वीर पर गौर करते हैं। एक ऐसी आपदा जो अचानक आ गई। कोच्चि के तट के पास MSC ELSA-3 नाम का जहाज डूब गया और इसके डूबने से पूरे समुद्री इकोसिस्टम में जैसे जहर घुल गया। इस प्रदूषण का असर पानी में मौजूद छोटे छोटे प्लैंकटन से लेकर मछली के नन्हे लार्वा तक सब पर पड़ा। ये घटना हमें बार बार याद दिलाती है कि हमारा समुद्री पर्यावरण कितना नाजुक है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि ये जो स्थानीय चुनौतियां हैं, ये सिर्फ कुछ किसानों या मछुआरों तक ही सीमित नहीं रहती। इनका असर बहुत बड़ा है, इतना बड़ा कि इसे पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर महसूस किया जाता है। आइए अब ये समझते हैं कि आखिर दांव पर लगा क्या है। जरा आंकड़े पे गौर कीजिए। 66.12%। ये एक बहुत ही प्रभावशाली नंबर है ना? ये आंकड़ा अपने आप में एक पूरी कहानी कहता है। ये भारत के समुद्री खाने के एक्सपोर्ट का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है, जो हमें इस पूरे उद्योग के पैमाने का अंदाजा देता है। और अब देखिए सबसे दिलचस्प बात, वो 66.12% का जो आंकड़ा था, वो सिर्फ एक ही प्रोडक्ट का है, फ्रोजन झींगा। जी हाँ, हमारे कुल सी फूड एक्सपोर्ट से होने वाली कमाई का लगभग 2/3 हिस्सा सिर्फ और सिर्फ झींगा से आता है। अब शायद ये समझना आसान होगा कि आंध्र प्रदेश में EHP जैसी एक छोटी सी बीमारी भी पूरे देश के लिए इतनी बड़ी चिंता का विषय आखिर क्यों बन जाती है। लेकिन ये कहानी सिर्फ समस्याओं और खतरों की नहीं है। अब हम अपनी चर्चा को एक नए मोड़ पर लाते हैं, जहां हम इन चुनौतियों से निपटने के लिए उठाए जा रहे ठोस और सक्रिय कदमों पर बात करेंगे। तो एक सस्टेनेबल भविष्य की तरफ जाने के लिए 3 मुख्य रास्ते अपनाए जा रहे हैं। पहला, रिसर्च और किसानों के बीच एक मजबूत पार्टनरशिप बनाना, ताकि जो भी वैज्ञानिक जानकारी है वो सीधे खेतों तक पहुंच सके। दूसरा, ग्लोबल इको लेबलिंग, जिससे हमारे प्रोडक्ट्स को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक भरोसेमंद पहचान मिले। और तीसरा, सख्त नियम कानून, ताकि हमारे कीमती समुद्री संसाधनों को बचाया जा सके। और इसी दिशा में एक संसदीय समिति ने कुछ बहुत ही ठोस सिफारिशें भी की हैं, जैसे एक खास भारतीय मत्स्य और जलीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICFAR बनाया जाए। मछली पकड़ने वाले जालों के लिए एक न्यूनतम कानूनी आकार, जिसे MLS कहते हैं, उसे सख्ती से लागू किया जाए। डायनामाइट से मछली पकड़ने जैसे विनाशकारी तरीकों पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई जाए और लक्षद्वीप टूना जैसे खास प्रोडक्ट्स के लिए ग्लोबल इको लेबलिंग हासिल की जाए, ताकि वहां के पारंपरिक मछुआरों को उनकी मेहनत का सही दाम मिल सके। अब छोटे छोटे समाधानों से आगे बढ़कर उस बड़ी तस्वीर को देखते हैं जिसे सरकार की राष्ट्रीय नीतियां बनाती हैं। ये नीतियां ही इस उद्योग के भविष्य की रणनीतिक रीढ़ की हड्डी हैं। ये सरकार की रणनीति का एक साफ सुथरा टाइमलाइन है। इसकी शुरुआत हुई 2015-16 में ब्लू रेवोल्यूशन स्कीम के साथ, फिर 2017 में आए नेशनल पॉलिसी ऑन मरीन फिशरीज और 2018 में फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड बनाया गया। मतलब साफ है कि ये एक के बाद एक उठाए गए सोचे समझे रणनीतिक कदम हैं। इन सभी पहलों के मकसद अलग अलग हैं, लेकिन वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। नीली क्रांति का फोकस था उत्पादन और मछुआरों की आय बढ़ाना। वहीं नेशनल पॉलिसी ने संसाधनों के सस्टेनेबल इस्तेमाल पर जोर दिया और FIDF ने मछली पकड़ने वाले बंदरगाहों और कोल्ड स्टोरेज जैसे जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने पर काम किया।
ये एक बहुत ही व्यापक और मल्टी डायमेंशनल अप्रोच है। और इस सब में मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी एक बहुत बड़ा रोल निभा रही है, जैसे कि GIS यानी जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। आप इसे एक तरह का डिजिटल नक्शा समझ सकते हैं, जिसका इस्तेमाल मछली लैंडिंग सेंटर्स और मछली पकड़ने वाले इलाकों की सटीक मैपिंग के लिए हो रहा है। इससे संसाधनों का बेहतर मैनेजमेंट और साइंटिफिक प्लानिंग करना मुमकिन हो पाया है। तो अब हम इस पूरी चर्चा के एक अहम मोड़ पर आ गए हैं। यहाँ जो सबसे बड़ा सवाल है वो है आर्थिक विकास और पर्यावरण की सुरक्षा, इन दोनों के बीच एक सही संतुलन बनाने का। तो सबसे जरूरी बात ये है, जैसा कि यहाँ कहा भी गया है, कि एक पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट अप्रोच अपनाना होगा। अब इसका सीधा और सरल मतलब ये है कि सभी को, वैज्ञानिकों को, मछुआरों को और नीति बनाने वालों को मिलकर काम करना होगा। सहयोग, यही एक स्थायी भविष्य की असली चाबी है। और आखिर में मैं एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। क्या नीति, टेक्नोलॉजी और हमारी परंपराएं, ये तीनों मिलकर वाकई हमारे महासागरों के लिए एक स्थायी भविष्य बना सकते हैं? ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन है और इसका जवाब हम सब के सामूहिक प्रयासों पर ही निर्भर करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिन्हें UPSC, लॉ या जनरल नॉलेज की तैयारी करनी है। और हाँ, सब्सक्राइब करें। आप अपने सुझाव या सवाल नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। UPSC एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की गाइडेंस या मेंटरशिप के लिए संपर्क करें। आवर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। धन्यवाद। मैं हूं कृणाल ठाकुर। मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद।